नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हितेश पे। और इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप जानेंगे यूपी सफाई पैरामेडिकल 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोसेस की हो, एग्जाम प्रोसेस की हो, एग्जामिनेशन फी की हो, कोर्स फी की हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो, सारी चीजें इस सेशन में कवर कर रहे होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। ओके, तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा जून मंथ में। ठीक है, ऑन एवरेज देखने को मिलता है कि जून के लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन और ये प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्लोजिंग की बात की जाए तो ये मंथ ऑफ जुलाई में आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो विंडो रहता है वो लगभग 15 से 20 दिन का रहता है। 15 से 20 दिन का विंडो रहता है, यानी कि आपके पास 15 से 20 दिन का समय होता है एप्लीकेशन प्रोसेस को अंत करने के लिए, यानी कि पूरी तरह से संपन्न करने के लिए। ठीक है, ओके। तो और फॉर्म फी की बात की जाए तो जो जनरल ओबीसी और ईवीसी के लिए ये रहता है 3000 अकॉर्डिंग टू लास्ट नोटिफिकेशन वी हैव गॉट। और एससी एसटी दिव्यांग जनों के लिए रहता है 2000। ठीक है, ये फॉर्म फी है आपके, जो आपको पे करना होगा एप्लीकेशन भरते हुए। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात की जाए तो एग्जामिनेशन आपको जनरली देखने को मिल जाएगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, इससे पहले एडमिट कार्ड और ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपको एग्जामिनेशन होता हुआ दिख जाएगा। ओके, अब बात करना चाहूंगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का जो प्रक्रिया होगा दो तरीके के होते हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। तो ये एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। वहां पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आपको वहां पे सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज की। तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ये एग्जामिनेशन हो गए बाइलिंगुअल, यानी कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप हिंदी मीडियम से अगर पढ़े हुए हिंदी को समझते हैं अच्छी तरीके से, हिंदी भाषा के तरफ से आगे अग्रसर हो सकते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश को चूज करना चाहते हैं तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हर प्रश्न जो होंगे वह आपको दोनों भाषा में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो है 100। ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 100। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी रहने वाले 100, क्योंकि एक प्रश्न जो होगा वह 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक प्रश्न जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग आपको कोई देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और समय सीमा की बात करना चाहूंगा तो आपके पास 120 मिनट होते हैं, यानी कि 2 घंटे आपको समय मिलते हैं इन 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि एक पर्याप्त समय है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। अब मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करना चाहता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप मूल निवासी होने चाहिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी के। ये आपके सबसे बड़ी क्राइटेरिया है, इसको आपको फुलफिल करने के बाद ही अन्य क्राइटेरिया की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यानी ध्यान देंगे, ये जो भी स्टूडेंट यूपी के मूल निवासी हैं वही इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो है कि आपका 12th पास आउट होना बहुत अनिवार्य है, यानी आपने 12th पास कर रखा हो। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश होना अनिवार्य है। तो 40 से 50% मार्क्स भी आने अनिवार्य हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की एग्जाम प्रोसेस की। बाकी आपको सारी चीजें जानकारी होंगी ही। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST या फिर अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो वहां से आपको उस चीज का प्रमाणित करना होगा। ये बेसिक जानकारी आपको नोटिफिकेशन के साथ ही में मिल भी जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है एग्जाम पैटर्न। देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपको दो तरह के पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 कहने से ये तात्पर्य मेरा नहीं है कि आपको दो परीक्षाएं देनी होंगी, नहीं। पेपर 1 पेपर 2 का क्राइटेरिया का ये समझ है कि अगर आपने 12th पास आउट कर रखा है तो पेपर 1 आपको देना है या फिर पेपर 2 देना है, ये निर्भर करेगा आपके 12th के सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, कौन सब्जेक्ट्स?
कौन से परीक्षा में, पेपर 1 या इसमें, इस चीज को समझते हैं। देखिए, जो भी साइंस के स्टूडेंट है, जो भी साइंस स्टूडेंट है, ओनली साइंस स्टूडेंट्स, उनके लिए ऑप्शन क्या है, पेपर 1। उनको पेपर 1 देना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, और क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, 33, 33, 34, तो कुल हो गए 100, ठीक है। तो कुल 100 मार्क्स के हो गए पेपर 1 से। सिमिलरली अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या है, पेपर 2। पेपर 2 कौन से देंगे, आर्ट्स या कॉमर्स स्टूडेंट या फिर अदर टाइप ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है एएनएम जीएनएम से रिलेटेड, या फिर इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, तो वैसे लोगों के लिए ये ऑप्शंस ओपन रहेंगे। क्या ऑप्शंस हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी। तो इसकी ब्रेकडाउन क्या होती है, 20, 20 और 60। आपको जीएस से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 20, 20, तो कुल हो गए 100। इस प्रकार से ये 2 पेपर्स होने वाले हैं। अपने 12th के सब्जेक्ट के बेसिस पे इन चीजों का आपका वहां पे विकल्प आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आप समझ चुके हैं। समय सीमा के विषय में यहाँ पे वर्णन है ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको अब कौन से कोर्स में आप, जैसे ये तो हो गया पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक पॉइंट यहाँ जो हम लोग मिस आउट कर गए हैं, वो था मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। अगर पेपर 1 में ही अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, तो बायोलॉजी की जगह आपको वहां पे मैथ्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर आपने 12th कर रखा हो पीसीबीई के, यानी कि इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट हो, और पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, तो आप एलिजिबल है बी फार्मा जीएनएम एएनएम के लिए। साथ ही साथ अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ, फिर भी आप एएनएम जीएनएम बी फार्मा इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। बट अगर आपने कोर्स कर रखा है आर्ट्स स्ट्रीम के जैसे, और एक साथ वोकेशनल कोर्स भी कर रखा हो, या तो हेल्थ केयर साइंस का, तो आप भी उस स्थिति में एएनएम जीएनएम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पात्रता है एएनएम जीएनएम के लिए और बी फार्मा एएनएम जीएनएम के लिए, यानी कि आपके सब्जेक्ट्स डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे अंत पे हम लोग डिस्कस करते हैं वार्षिक फी। यानी कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, होपफुली आप एग्जाम को क्रैक कर रहे होंगे, और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको भी ये कहीं ना कहीं इच्छा होगी जानने की क्या कितना कोर्स फी रहने वाला है। तो इस चीज के ब्रेकडाउन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए, ऑल ओवरऑल सारे फीस को देखते हुए हम सबसे पहले कवर करते हैं डेज स्कॉलर के लिए। वैसे स्टूडेंट्स जो किसी भी प्रकार से हॉस्टल फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं करते हैं, उनके लिए अगर वे डिग्री कोर्स करते हैं तो उनको 29,000 देना पड़ता है, ठीक है, 29,500। एंड अगर वो डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो 25,000 उनको पे करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर वो स्टूडेंट अगर किसी भी प्रकार से हॉस्टल सुविधा को अवेल करते हैं, यानी हॉस्टल सुविधा लेते हैं, तो वैसे स्थिति में उनको 34,300, ठीक है, 34,300 रुपए डिग्री कोर्स के लिए, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 29,800 रुपए पे करने होंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी सेशन में कवर कर लिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरी रहते हैं, तो आप कमेंट डाउन करेंगे बिल्कुल। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के हम वीडियोस लाते रहते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल का वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।